हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं और जनरल स्टडीज के 40 प्रश्न को लेकर के मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले मैंने 8 सेट आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। सभी के सभी सेट में जितने भी प्रश्न रखा है मैंने, सभी के सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले के सेट्स को यदि आप नहीं देख पाए हैं तो ज़रूर एक बार जा करके देख लें। तो आइए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से लगातार 6 या 7 की संख्या में मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं, उसके बाद फिर जनरल स्टडीज़ के प्रश्न क्रम से शुरू हो जाएगा। तो आइए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला है 31 नंबर, यदि x-7 बटे x-3 प्लस x-2 बटे x-9 इज इक्वल टू 2 है तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। द्विघात समीकरण आ सकता है, एक लंबा प्रोसेस जाना पड़ेगा, आपका टाइम बहुत ही कीमती होता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो आपको क्या करना है कि x का मान जो है ना, ये तीनों विकल्पों में से कोई ना कोई वो क्या है, x का मान ही है। तो करना क्या है कि सभी को बारी बारी से रखकर हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ से पता चल जाएगा, जैसे कि x बराबर हम विकल्प A रखते हैं तो मन में ही रखेंगे -x की जगह -5 और -7 मिलकर कितना हुआ, -12। और फिर -5 और -3 नीचे रखेंगे, उसके बाद हो जाएगा -5 और -3 हो जाएगा -8, बीच वाला ये प्लस ये वाला बीच वाला। उसके बाद -5 x की जगह -5 और -2 माइनस कितना हो गया 7। उसके बाद क्या है -5 और -9, -5 और -9 मिलकर के हो गया -14। तो इस माइनस से ये माइनस, इस माइनस से ये माइनस कट गया, 7 दूना 14, 1/2 हो गया और 4 तिया 12 और 4 दूना 8। ऊपर में बचा है 3/2, यहाँ 1/2, यानी एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा और ऊपर में भी दोनों जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। ठीक है, अब 2 बार में कट गया तो देखिए इतनों इसको हल किए यदि हम विकल्प ए रख कर तो 2 आ गया, LHS बराबर RHS प्रूफ हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका सही उत्तर क्या है, आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प ए। ये मिनिमम टाइम, यदि आपको विकल्प दूसरा भी रखकर ट्राई करना पड़े तब भी इसको सॉल्व करने की तुलना में वो कम ही समय होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि सर मैथमेटिक्स को थोड़ा डिटेल में बताएंगे, तो मेरा प्रयास है कि मैं मैथमेटिक्स को पूरा करके बताऊं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पर। 36 रुपये प्रति लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपया प्रति लीटर हो जाए। तो ये भी एक आसान सा प्रश्न है, बहुत भारी प्रश्न नहीं है। मिश्रण का नियम यदि आप जानते होंगे तो क्या करेंगे, इधर मिल्क के लिए M लिख देते हैं और वाटर के लिए W लिख देते हैं। मिल्क का रेट यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया हुआ है 36 रुपया प्रति लीटर, और पानी अमूमन हम लोग क्या होता है कि फ्री में ले लेते हैं, चापानल से, कुएं से या अन्य साधनों से। खरीदेंगे नहीं, खरीदा हुआ पानी हम लोग सवाल नहीं बनाते हैं, फ्री वाला पानी का सवाल बनाते हैं। खरीदेंगे तो फिर दूध सस्ता कहाँ होगा, तब तो महंगा का महंगा ही रह जाएगा। और दोनों को मिला करके मिश्रण जो बेचा गया प्रश्न में दिया गया 28 रुपया किलो। तो 36 रुपया लीटर या केजी की दर से क्या है कि दूध खरीदा गया है, फ्री वाला पानी ले लिया, दोनों को मिला करके अब बना दिए हम कितना 28 रुपया प्रति लीटर वाला। तो इस दोनों का अंतर लिख देंगे इधर। तो 36 में 28 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 में 28 घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और इस दोनों का डिफरेंस से इधर कर देंगे तो 0 और 28 का डिफरेंस तो 28 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से कटाएंगे ना तो 7 चौक 28, तो 2 से कटाएंगे ना 2 चौके 8, यानी 7:2 जो है आपके लिए यहाँ पर उत्तर तैयार है, 7:2। ये आपका उत्तर हो जाता है विकल्प सी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पर। 120 मजदूर किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पर टोटल कार्य जो होता है ना, मैन इंटू डे होता है। ठीक है, मजदूर की संख्या और दिन की संख्या को गुना करेंगे तो ये टोटल काम हो जाता है अपने पास। तो हो जाता है 120 और गुना 15, इतना टोटल काम हमारे पास है। 120 मजदूर किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। इसी काम को 10 दिनों में समाप्त करने के लिए
अब क्या है करना है कि पूछा है कि बताइए कि कितने अतिरिक्त मजदूर लगाने होंगे, तो हम क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे। तो 10 से कटेगा ये, बर 15 असुइया से कितना हो गया 180 हो गया। पूछा कि कितने अतिरिक्त मजदूर लगाने होंगे, तो देखिए 120 मजदूर पहले ही काम कर रहा था और अब 10 दिन में ख़त्म करने के लिए टोटल 180 मजदूर की आवश्यकता है। तो अतिरिक्त मजदूर और कितना चाहिए, 60 मजदूर और अतिरिक्त चाहिए। 120 पहले ही था, अभी 180 चाहिए। तो बढ़ाना कितना है, अतिरिक्त और कितने लगाने हैं, तो 60 लगाने हैं। यहाँ पर विकल्प बी जो है आपके लिए सही उत्तर हो जाता है। 60 मजदूर जो है अतिरिक्त लगाने होंगे। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 34 पर। एक धनराशि 16 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। एक धनराशि कितने वर्षों में, 16 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि उसी धनराशि को 3 गुना करने के लिए जो है कितना समय लगेगा। 3 गुना यदि करना होगा तो समय क्या खर्च होगा। तो इसके लिए प्रोसेस से बताना ज़्यादा हो जाता है और मैं कम सुविधा में आप लोगों को सवाल बताता हूं, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इसके लिए आप एक ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक बहुत ही आसान है, बहुत भारी नहीं है, और ट्रिक इस प्रकार के सवाल के लिए तो निश्चित ही याद रखना चाहिए। तो देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर पूछा 2 गुनी, तो ये हो गया n1। पूछा कि वह कितने 3 गुना हो जाती है, ये n2 हो गया। कितना समय लगा है, 16 वर्ष, तो ये t1 हो गया। और पूछा गया कि कितना समय लगेगा, तो ये हो गया t2। समझ गए, 2 गुना, पहले जितना गुना बोला तो वो n1 हो गया, फिर जितना गुना पूछा आपसे n2 हो गया। पहले जो समय दिया हुआ था t1 हो गया और बाद में जो समय पूछा आपसे तो t2 हो गया। यहाँ तक समझ गए। तो t2 आपको निकालना है, तो t2 बराबर हो जाता है n2 माइनस n1 बटे n1 माइनस 1, और इतना को गुना करके इधर लास्ट में t1 लिखेंगे। ठीक है, मैं कलर चेंज करके एक बार दूसरे कलर में आप लोगों को ये सूत्र लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे t2 बराबर क्या करेंगे n2 माइनस 1 और बटे n1 माइनस 1 और सबको ब्रैकेट करके गुना में t1, ऐसा करेंगे। ठीक है, तो n2 क्या कहा था, 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 में से 3 गुनी बोला, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। और पहले कहा था 2 गुनी हो जाएगी, तो कितनी n1 कितना था 2 गुनी, 2 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 1। और क्या बोला था कि 16 वर्ष में t1 कितना अपना 16, तो इसमें 16 से गुना कर देंगे तो 1 से भागा देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ना है। तो 16 दूना 32, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 पर। a प्लस बी इज इक्वल टू 13 यानी 13 और 4ab बराबर 144, a माइनस बी का मान आपसे पूछा गया। आपको यदि सूत्र याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो सूत्र यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस, ये ध्यान रखिएगा बीच में, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इतना बराबर होता है 4ab। अब देखिए ये भी आपको मालूम है, ये भी आपको मालूम है, और a माइनस बी आपको निकालने हैं। यदि इस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी बराबर 13 है, स्क्वायर है, यानी कि 13 पर स्क्वायर कितना हो गया 169, ये बीच वाला माइनस, और a माइनस बी का स्क्वायर रहने दीजिए, और 4ab के बदले क्या है 144। तो ऐसा कीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर को उस तरफ ले लीजिए। आप एक बार ध्यान रख लीजिए क्या क्या था, देखिए यहाँ पर 144 था, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर था, और बराबर 169 था यहाँ पर, और यहाँ पर 144 था। तो 144 को इस तरफ लाएंगे, तो 169 में 144 जब घटाएंगे ना, इस तरफ आएगा तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, और इसको आप उस तरफ ले लेंगे तो ये प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप स्क्वायर यदि हटाते हैं यहाँ से स्क्वायर हटा के इधर लाएंगे तो 25 पर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, और रूट से हटाएंगे तो प्लस माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विकल्प बी जो आपका यहाँ पर है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पर। एक आयत की एक भुजा 15 सेंटीमीटर
है और इसका विकर्ण जो है वह 17 सेंटीमीटर है। उसकी दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए एक आयत यदि आप इस प्रकार से बनाते हैं तो एक भुजा कितना है, तो एक भुजा है 15 सेंटीमीटर, दूसरी और विकर्ण ये वाला कोना कोनी वाला जो विकर्ण है ये कितना है, ये 17 सेंटीमीटर है। तो ये दूसरी भुजा की लंबाई पूछा है। तो त्रिभुज के हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि मान लिया जाए कि ये इस तरह से है, ए बी और सी एक त्रिभुज है, तो आप जानते हैं कि ये कर्ण हो जाता है 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो 17 का स्क्वायर होता है 289 और 15 का स्क्वायर होता है 225। यदि इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 64। ये किसका स्क्वायर होगा, 8 का, यानी कि ये भुजा कितनी हो गई, 8। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 8। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर है तो रेलगाड़ी के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। समय आपको सेकंड में बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर समय सेकंड में पूछा है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले मीटर और सेकंड है और किलोमीटर प्रति घंटा है और पूछा भी है सेकंड में। तो हमारा सबसे पहला काम बनता है कि इस 18 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो इसको यदि आप 5/18 से गुना कर देंगे ना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि हम 5/18 से गुना कर दें तो यह किलोमीटर प्रति घंटा अब नहीं रहा, अब क्या रहा, ये मीटर प्रति सेकंड बन चुका है। कहने का मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 5 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि 18 से 18 कट गया है। तो 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली रेलगाड़ी यदि एक खंबे को पार करती है तो वह सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है। ठीक है, और समय बराबर सूत्र यदि आपसे कहें कि समय बराबर तो होता है दूरी बटे चाल, तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगी, इसका मतलब 540 मीटर को पार करेगी और चाल क्या हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको कटाएंगे तो 8 पंचे 40, 108 सेकंड में पार कर जाएगी। तो विकल्प सी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 108 सेकंड है। ठीक है, समय सेकंड में पूछा था, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 108 सेकंड है, यहाँ पर सही जवाब हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, अब आते हैं जीके पर। 7 प्रश्न लगातार यहाँ पर मैथमेटिक्स के रखे गए थे। 8वां प्रश्न जो है, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी। तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने किया था, ये याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी, अश्विनी कुमार दत्त ने। और यहाँ पर 2 प्रकार के अनुशीलन समिति की बात आती है। एक अनुशीलन समिति जिसकी स्थापना कलकत्ता में युगांतर समूह के रूप में किया जाता है 1902 में, याद रखेंगे। अनुशीलन समिति की स्थापना युगांतर समूह के रूप में कलकत्ता में होता है। कब होता है, 1902 में। अनुशीलन समिति की मैं बात कर रहा हूँ। और इस अनुशीलन समिति के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो ये सतीश चंद्र बसु थे। ठीक है, सतीश चंद्र बसु, और भी सहयोगी थे लेकिन उसमें से सतीश चंद्र बसु भी थे। दूसरी बार अनुशीलन समिति जो है वो गरम दल के रूप में आगे चलकर दिखाई प्रकट होता है, वह 1905 से 1907 तक में। तो इसमें अनुशीलन समिति की जो दूसरी बार ढाका में स्थापना होती है वो 1905 में होती है और वो होता है पुलिन बिहारी दास के देखरेख में, उनके नेतृत्व में। तो याद रखिएगा कि अनुशीलन समिति की स्थापना पहली बार कलकत्ता में युगांतर समूह के रूप में होता है 1902 में, और दूसरी बार होता है अनुशीलन समिति की स्थापना ढाका में। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है वर्तमान में, पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में किसके नेतृत्व में डंडा फौज का जो अस्तित्व सामने आया था, यानी डंडा फौज का निर्माण किसने किया था। तो ये पंजाब में किया गया था। ये भी एक लाइन आप याद रखेंगे कि डंडा फौज का जो निर्माण किया गया था कहाँ किया गया था, तो आपका जवाब हो जाएगा पंजाब में। ठीक है, तो किसने किया था, तो ये किया था चमनदीप ने। किसने किया था, चमनदीप ने। डंडा फौज का जो है कि गठन चमनदीप ने पंजाब में किया था। कभी कभी स्थान भी पूछ लिया जाता है, तो आप पंजाब याद रखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो किसका प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो धन्वंतरी का संबंध प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र से है, चरक का भी संबंध है, सुश्रुत के संबंध भी है, यानी तीनों का संबंध प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र से है। तो अब उत्तर क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं कि धन्वंतरी जो है उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, उनके दरबार में नवरत्न रहते थे। और यहाँ पर याद रखने की बात है, नवरत्न को जो है दरबार में रखने की परंपरा की शुरुआत इसी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाता है कि नवरत्न को दरबार में रखने की परंपरा की शुरुआत किसने की? तो विक्रमादित्य ने की थी, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। और इन्हीं के दरबार में प्रसिद्ध जो है कि आयुर्वेद के आचार्य, रोग निदान और वैद्य चिंतामणि धन्वंतरी रहते थे। तो यहाँ से यह भी प्रश्न बन सकता है कि धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा विक्रमादित्य। ठीक है, उज्जैनी के राजा थे विक्रमादित्य। उसके बाद चरक और जो सुश्रुत हैं, दोनों कनिष्क के दरबार में रहते थे। कुषाण वंश के एक महान शासक थे कनिष्क। आप लोग कनिष्क के बारे में जानते हैं, पढ़ चुके हैं। तो दोनों चरक भी और सुश्रुत भी दोनों किसके दरबार में रहते थे? कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, दोनों क्या थे? दरबारी चिकित्सक थे। आइए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में अधिकतर वन जो है वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 42 नंबर है, भारत के स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? भारत के जो स्थलाकृति मानचित्र है वह किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? तो यहाँ बता दूं मैं कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम करता है। यही भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत के स्थलाकृति मानचित्र की संगठन द्वारा जो है कि तैयार किया जाता है। ठीक है, तो स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 43, अमरावती, अर्कावती, भवानी, ये सब जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, कावेरी। कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं अमरावती, अर्कावती, भवानी। इसके अलावा हेमावती, काविनी, ये सभी भी कावेरी नदी की सहायक नदी। और कावेरी के उद्गम स्थान भी आपको याद रखना चाहिए। पश्चिमी घाट पर्वत के ब्रह्मगिरी में जो है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थान पड़ता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 हमारा क्या कहता है? मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो है, इसके बारे में मैंने बहुत ही छोटा और विस्तार से डिटेल दिया। आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा। ऊपर में आई बटन आ रहा है, उस आई बटन को क्लिक करेंगे तो वहां पर आप जा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब तक व्यू कम मिला है, लेकिन जिसने भी जिसने भी वीडियो को देखा है बहुत लाइक किया है, बहुत पसंद किया है, बहुत सारे कमेंट भी है उस वीडियो पर, तो उसको देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आइए चलते हैं। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला पार्वती घाटी जो है पार्वती नदी के किनारे बसा मणिकर्ण हिंदू और सिखों के लिए, दोनों के लिए जो है एक तीर्थस्थल के रूप में है, और वो एक गर्म जल स्रोत है। तो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पर। निम्नलिखित में से कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? तो हम लोग पहले याद करते थे, अब तो आप लोग वो वाला बाल्टी देख ही नहीं पाते होंगे। पहले जो बाल्टी हुआ करता था चदरे की बनी होती थी, लोहे की चदरे की बनी हुई रहती थी, और दोनों तरफ से उसमें कील ठोकी हुई रहती थी। तो हम लोग ऐसे याद करते थे कि बाल्टी में कील है। ठीक है, तो आप लोग नहीं देखते हैं वो वाला बाल्टी, प्लास्टिक और स्टील की बाल्टी अभी आप लोग देखते हैं तो उसमें कील होता ही नहीं है।
तो आप लोग ये मेरी सुनी हुई बातों को याद रखकर कि बाल्टिक सागर जो है उसमें कील लगी हुई है, तो कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के बीच किसको जोड़ती है? कौन सी नहर जोड़ती है? तो कील नहर से जुड़ी होती है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। आप लोगों को मालूम हो कि यह दुनिया की सबसे व्यस्ततम नहरों में से एक है, ठीक है, सबसे व्यस्त नहर है ये। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खड़गवासला बांध जो है पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा, इनमें से किसी में नहीं है, तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खड़गवासला बांध है कहाँ पर? तो खड़गवासला बांध जो है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। खड़गवासला बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि ये खड़गवासला बांध जो है मूथा नदी पर स्थित है। पुणे शहर से 21 किलोमीटर दूर है मूथा नदी, वहीं पर खड़गवासला बांध स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 47। भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो ये एक आसान प्रश्न यहाँ पर शामिल हो गया है, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने शामिल किया है। तो भारत में सर्वाधिक रबड़ जो है, अच्छा इस बात को मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि यदि रबड़ उत्पादन की मैं बात कर रहा हूँ, रबड़ उत्पादन से रिलेटेड एक प्रश्न को शामिल किया हूँ, तो आप विभिन्न प्रकार के उत्पाद को अपने जो है कि कॉपी में नोट करिए और उसको याद कर लीजिए। जैसे चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, और भी मसाला उत्पादन के लिए, गेहूं के लिए, आपका दलहन के लिए, तिलहन के लिए, राइस के लिए, चावल के लिए, जितने भी हैं, मक्का के लिए, कौन कौन से राज्य किस किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक करता है, ये याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है? केरल करता है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 48 पर। सवाई राजा जयसिंह द्वारा निर्मित खगोलीय वेधशालाओं का सामान्य नाम क्या है? तो सवाई राजा जयसिंह द्वारा निर्मित खगोलीय वेधशालाओं का सामान्य नाम जो है वह जंतर मंतर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो जाता है ये। और मैं थोड़ी जानकारी इसके बारे में और भी दे दूं कि आमेर के शासक जो है सवाई राजा जयसिंह ने खगोलीय पिंडों के अध्ययन और निरीक्षण के लिए 18वीं शताब्दी में ये जो जंतर मंतर है इस नाम के वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। ये वेधशालाएं है कहाँ कहाँ पर? तो दिल्ली में है, जयपुर में है, उज्जैन में है, मथुरा में है और वाराणसी में स्थित है। याद रखिएगा, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। एक हो गया दिल्ली, दूसरा जयपुर है आपके राजस्थान में, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी ये जो है कि आपका पहले का उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। मथुरा और वाराणसी तो उत्तर प्रदेश में है ही। तो इतना स्थान पर जो है जंतर मंतर स्थित है। जंतर मंतर वास्तुशिल्पीय खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है। कुतुब मीनार का निर्माण, यहाँ पर चूंकि कुतुब मीनार है तो मैं यहाँ पर कुतुब मीनार के बारे में भी बता दूं कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन इसको पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश। याद रखेंगे, कुतुब मीनार के नींव जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, ये बात भी आप याद रखेंगे। और लाल किला जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिल्ली में स्थित है और शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में जो है कि इसका निर्माण करवाया था। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है? दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है कि पत्राचार, कौन सा राज्य पत्राचार विभाग था? यानी कि राज्य का पत्राचार विभाग कौन सा था, ये आपके पास विकल्प है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बिना समय गंवाए, बिना बाहर की अधिक बातें किए हुए आपको मैं प्रत्येक वीडियो में सिर्फ प्रश्न पर चर्चा करता हूँ। प्रश्न से रिलेटेड इर्द गिर्द जो छोटे मोटे इंपॉर्टेंट बातें होती है, प्रश्न संगत बातें होती है, उसको मैं रखने का प्रयास करता हूँ। तो और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है वीडियो के माध्यम से, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि भलाई का बदला भलाई मिलेगा। आप अपने उंगलियों को कष्ट दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका टाइम व्यर्थ नहीं जाएगा। जब कभी भी वीडियो देखेंगे तो आपको इससे बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। और भी दूसरा एग्जाम देंगे तो आपको यह प्रश्न बहुत हेल्प करेगा परीक्षाओं में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इसकी व्याख्या पर चलते हैं। पहले उत्तर में बता दूं कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में
राज्य का पत्राचार विभाग जो है वो कौन सा था? तो वो था दीवाने इंसा। दीवाने इंसा जो है वो राज्य का पत्राचार विभाग था। दीवाने खैरात क्या होता था? तो दीवाने खैरात जो है ये एक प्रकार का दान विभाग था। ठीक है, दीवाने खैरात, दिल्ली सल्तनत में दीवाने खैरात जो है वो एक दान विभाग था। अब दीवाने अर्ज क्या था? तो दीवाने अर्ज जो है ये क्या था? एक नेतृत्व वाला सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज क्या था? ये नेतृत्व वाला एगो सैन्य विभाग था। उसके बाद एक दो और भी मैं आप लोगों को बता दूं कि दीवाने खैरात दान विभाग हो गया। दीवाने बंदगान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो दीवाने बंदगान जो है ये बंदगान दास विभाग हुआ करता था। दीवाने बंदगान दास विभाग, दीवाने खैरात दान विभाग, दीवाने इंसा पत्राचार विभाग, दीवाने अर्ज जो है ये नेतृत्व वाला सैन्य विभाग था। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट याद आ रहा है, दीवाने कोही। दीवाने कोही जो था वो कृषि विभाग था। दीवाने कोही कृषि विभाग था, तो याद रखेंगे दीवाने कोही कृषि विभाग, दीवाने खैरात दान विभाग, दीवाने बंदगान दास विभाग, दीवाने अर्ज नेतृत्व वाला सैन्य विभाग और दीवाने इंसा पत्राचार विभाग। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। अधिकांश चोल मंदिरों के देवता कौन थे? तो अधिकांश चोल मंदिर जो है, एक प्रश्न यहाँ पर और बता दो फिर उत्तर पर मैं आता हूँ। अधिकांश चोल मंदिर जो है वह द्रविड़ शैली द्वारा निर्मित है। यह भी प्रश्न पूछा जाता रहा है कि चोल मंदिर जो है किस शैली द्वारा, मंदिर बनाने की कई शैलियाँ प्रचलित हैं जिसमें दक्षिण भारत या जो चोल साम्राज्य इस समय में द्रविड़ शैली जो है मंदिर बनाने के लिए काफ़ी पॉपुलर था। और अधिकांश चोल मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है, यानी किस देवता को समर्पित है, किस देवता के लिए बनाया गया है? तो वो शिव के लिए बनाया गया है। अधिकांश चोल मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव को समर्पित है। ठीक है, और द्रविड़ शैली भी आप लोग बिल्कुल भी नहीं भुलाएंगे। मैं बता दूं कि चोल शासक केवल शक्तिशाली विजेता और महान प्रशासक नहीं था बल्कि महान निर्माता भी था। आइए उसके बाद नेक्स्ट जो है कि 51 नंबर प्रश्न है, स्कूलों में मिड डे मील योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? स्कूलों में मिड डे मील योजना का कार्यान्वयन जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? ये मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है मिड डे मील। और मैं बता दूं कि मिड डे मील योजना जो है यह बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा? भारत सरकार के मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा इसको स्कूल में शुरू किया गया है। और ये योजना शुरुआत कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत 1995 में ही हुआ है। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। तो यह भी याद रखेंगे कि मिड डे मील योजना की शुरुआत जो है कि कब किया गया है? 1995 में। किसके शासन में या किस प्रधानमंत्री के शासन में? तो पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो पोषण की स्थिति में सुधार लाना, बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार लाना। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? रोपण फसल अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है वो कासरगोड केरल में स्थित है। कहाँ पर है? कासरगोड केरल में स्थित है केंद्रीय रोपण अनुसंधान संस्थान। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1970 में हुई थी कासरगोड केरल में। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है, तो कहाँ के संविधान से अपनाया गया है? ये प्रश्न है। एकल नागरिकता, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, इंग्लैंड। हमारे संविधान में अधिकांश जो है जो विधि है, नियम है, अनुच्छेद है, वह भारत शासन अधिनियम 1935 से हूबहू ले लिया गया है अथवा उसमें कुछ आंशिक फेरबदल करके ले लिया गया है। तो हमारा संविधान जो है उसमें सबसे अधिक कहीं से कुछ लिया गया है तो वो ब्रिटेन के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से। उसके बाद यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है? तो मैं पहले बता दूं कि यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है और फ्रांस में भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि भारत में, इंग्लैंड में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। और यूएसए से क्या क्या लिया गया है इस पर ध्यान से याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाने वाला महाभियोग की प्रक्रिया दोनों कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति ही क्यों, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपात की अवधारणा भी अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये बात भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फ्रांस से जो लिया गया ना, गजब का चीज है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, फिर से बोल रहा हूं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो इन बातों पर भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। 54 निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो काम का अधिकार तो आपका मौलिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार आपका राजनीतिक अधिकार है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो राजनीतिक अधिकार क्या है? वोट देने का अधिकार। विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। 54 के बाद 55 है, हमारे संविधान के प्रस्तावना में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो आपसे पूछा गया कि हमारे संविधान में किसका उल्लेख है? न्याय का, भाईचारा का, स्थिति की समानता का, किसका उल्लेख है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे संविधान में न्याय, भाईचारा और स्थिति की समानता सबका उल्लेख है, इसलिए विकल्प डी जो है अपने लिए सही उत्तर के रूप में चुना जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे संविधान में यदि आप प्रस्तावना पढ़ेंगे, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन सा न्याय? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? तो याद रखना है 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। भाईचारा जो है, बंधुत्व, अभी हम बात कर रहे थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत हमारे संविधान में फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो बंधुत्व, जिसका हिंदी होता है भाईचारा, तो बंधुत्व जो है कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में बंधुत्व की भी चर्चा है। ठीक है, उसके बाद समता या समानता, ठीक ना? तो हम लोग जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या आता है? अवसर की क्षमता, अवसर की समानता और बंधुत्व बनाए रखने के लिए, इस प्रकार से आता है। तो ये बातें जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना है। आप लोग थोड़ा सा मेरी बात पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। संविधान की प्रस्तावना में जो उल्लिखित कुछ मुख्य शब्द है उसको मैं एक बार बोल देता हूँ, ध्यान रखेंगे। हम भारत के लोग, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय, समानता या समता, बंधुत्व, इन शब्दों की चर्चा जो है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। इसको याद रखेंगे। हम भारत के लोग, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय, समता या समानता, बंधुत्व, इन 10 शब्दों को आप विशेष रूप से याद रखेंगे। आइए चलते हैं 56 पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका उत्तर तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन इससे पहले जानिए कि ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में किया गया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? तो भाग 3 में किया गया, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, शुरू में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया। तब से मौलिक अधिकारों की संख्या घटकर 7 के बदले कितना हो गया? 6 हो गया। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, उसके बाद संवैधानिक छठा जो मौलिक अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में है। और इसी संवैधानिक उपचार के अधिकार को, अनुच्छेद 32 को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। ये ध्यान रखेंगे। और यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना दे, सीधा सीधे दे दे, तब कहेंगे प्रस्तावना को जो है कि भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? अपने संविधान की विशेषता नहीं है उसका चयन करना है। विकल्प ए है सरकार का संसदीय स्वरूप, ये तो हमारे संविधान का है ही, अभी हम लोग नए संसद को चुनकर भेजे और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण किया प्रधानमंत्री के रूप में, तो ये हमारे संविधान की विशेषता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अभी जब हम प्रस्तावना वाले प्रश्न पर थे तो हमने कहा है कि संविधान के सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया, तो ये हमारे संविधान की विशेषता है। और संघीय सरकार, यह भी हमारे संविधान की विशेषता है कि संघीय सरकार मतलब केंद्र वाली सरकार, जो मैंने अभी तुरंत कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तो ये संघीय सरकार की ही विशेषता है। तो ये तीनों ही कथन जो है हमारे संविधान की विशेषता है, इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा विकल्प ई। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पर। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो शारदा एक्ट का संबंध जो है वह बाल विवाह से है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो बाल विवाह से है। मैं आप लोगों को बता दूं कि बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को शारदा एक्ट कहा जाता है। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को शारदा एक्ट कहा जाता है। इसी शारदा एक्ट के तहत लड़कियों के विवाह की आयु जो है, उस समय जब बाल विवाह विरोध नियम अधिनियम पारित हुआ था 1929 में, उस समय विवाह की आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष किया गया था। याद रखेंगे कि 1829 में जब शारदा एक्ट लागू हुआ, बाल विवाह निरोध अधिनियम लागू हुआ, उस समय लड़कियों के लिए शादी की आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष था। ठीक है, बाद में इसको बढ़ाया गया था, पहली बार 1951 में बढ़ाया और दूसरी बार 76 में। और शारदा एक्ट नाम क्यों पड़ा? तो हरविलास शारदा के नाम पर इस एक्ट का नाम शारदा एक्ट पड़ गया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। प्रशीतक निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रशीतक जो है वह वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रशीतक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रशीतक कार्नोट चक्र पर काम करता है। यदि पूछ दे कि वाष्पीकरण ना दे तो किस पर काम करता है? तो प्रशीतक कार्नोट चक्र के आधार पर जो है कि काम करता है। विद्युत उपकरण जो वस्तु को ठंडा रखता है उसे प्रशीतक कहते हैं। ठीक है, वैसा विद्युत उपकरण जो वस्तु को ठंडा रखने का काम करता है उसको क्या कहते हैं? कि प्रशीतक कहते हैं। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वाष्पीकरण या कार्नोट चक्र के सिद्धांत पर काम करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है 60 क्या कहता है कि जमीन से 20 मीटर ऊंचाई पर रखे गए 10 किलोग्राम द्रव्यमान की स्थिर वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी? यहाँ पर जी का मान आपको दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दो प्रकार की ऊर्जा इस प्रकार से होता है, एक स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रखी हुई वस्तु, ठीक है, तो स्थिति रखी हुई है, स्थिति कैसी है? स्थिर है, रखी हुई है। तो स्थिति के कारण, विशेष स्थिति के कारण जब कभी भी ऊर्जा बनेगी तो उसको स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे, और गति के कारण जब ऊर्जा बनेगी तो उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा जो यहाँ पर पूछा गया स्थिर वस्तु है, इसके लिए सूत्र होता है mgh। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान भी दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है और h भी दिया हुआ है, मीटर भी दिया हुआ है। तो तीनों को गुना कर देंगे, किस किस को? 20 को, 10 को और g को फिर से 10 को, तो हो जाएगा आपका कितना? 2000 क्या हो जाएगा? जूल। तो 2000 जूल आपको विकल्प में है नहीं, तो 2000 जूल बराबर क्या हो जाएगा? 2000 जूल बराबर हो जाएगा 2 किलो जूल। तो विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि स्थितिज ऊर्जा तो mgh बता ही दिया। यदि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, गतिज ऊर्जा की बात करें तो उसका सूत्र हो जाता है हाफ यानी 1/2 mv²। ये हो जाता है गतिज ऊर्जा का सूत्र। और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र हो जाएगा आपका mg और h। इसी सूत्र पर अभी हम लोगों ने इस सवाल को बनाया है। आइए चलते हैं 61। निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए विषाणु का उदाहरण है? तो टोबैको मोजाइक वायरस जो है, TMV इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, TMV, टोबैको मोजाइक वायरस, ये आरएनए विषाणु है।
और जो एडिनो विषाणु है, SV40 विषाणु है, ये सब DNA विषाणु का उदाहरण है। विषाणु एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं, RNA विषाणु और DNA विषाणु। तो टोबैको मोज़ेक वायरस जो है ये शुरुआती वायरस है और ये RNA विषाणु है, जबकि SV40 वायरस और एडिनो विषाणु जो है ये DNA विषाणु का उदाहरण है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? तो राइबोसोम जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये जो है कि एक सक्रिय स्थल है, कार्यस्थल है। तो राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन बनता है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि राइबोसोम की खोज 1953 में जॉर्ज पलाडे ने किया था। राइबोसोम की खोज किसने किया था? जॉर्ज पलाडे ने। कब किया था? 1953 में, ठीक है। और राइबोसोम जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 80S टाइप का और दूसरा होता है 70S टाइप का। 80S टाइप का जो है यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है राइबोसोम, और 70S टाइप का राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। यानी कि न्यूक्लियस, केंद्रक के आधार पर कोशिका दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ठीक है। यूकैरियोट का मतलब होता है डेवलप, विकसित कोशिका, और प्रोकैरियोट जो होता है ये होता है अनडेवलप्ड, अल्प विकसित कोशिका। तो अल्प विकसित कोशिका में राइबोसोम किस टाइप का होगा? 70S टाइप का। और पूर्ण विकसित यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम किस प्रकार का होगा? 80S टाइप का। इसलिए जोर दे करके बता रहा हूँ क्योंकि यह भी पूछा जाता है। इसको चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि यूकैरियोटिक यानी विकसित कोशिका में राइबोसोम किस प्रकार का होगा? तो 80S टाइप का। और प्रोकैरियोटिक यानी अल्प विकसित कोशिका में राइबोसोम किस प्रकार का होगा? तो 70S टाइप का। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। धातुओं की द्युति का कारण होता है। द्युति का मतलब होता है सुचालक होने का कारण, इस टाइप से कुछ पूछा जा रहा है। तो धातुओं की द्युति का कारण क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये होता है धातुओं की द्युति के कारण, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसी की मौजूदगी के कारण प्रकाश का परावर्तन होता है। यही होता है धातुओं की द्युति का कारण। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? मैं आपको बता दूं कि मूल रूप से कोयला तीन प्रकार के होते हैं। पहले टाइप का जो कोयला है वो एंथ्रासाइट होता है, जो सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है इसमें। दूसरा होता है बिटुमिनस और तीसरा होता है लिग्नाइट। सबसे निम्न कोटि का कोयला जो है वह लिग्नाइट होता है, और सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा बहुत अधिक होता है, ये बहुत काला चमकदार होता है, तो इसको बोलते हैं एंथ्रासाइट कोयला। जो मिडिल क्वालिटी का कोयला है यह चमकता है, कभी कभी नहीं भी चमकता है, ये बिटुमिनस कोयला है। और लिग्नाइट कोयला जो है यह बिल्कुल धूसर भूरा क्वालिटी का होता है, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा इन दोनों की तुलना में बहुत कम होती है, इसीलिए इसको लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं, ठीक है, धूसर भूरा कोयला। आइए चलते हैं 65 पर। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? तो श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। अब आप लोगों को एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और ल्यूकोसाइट थोड़ा सा लग रहा होगा मुश्किल, लेकिन मैं इसका नाम बदल कर बता रहा हूँ। एरिथ्रोसाइट्स को WBC भी बोलते हैं, गलती बोला रहा हूँ मैं, RBC भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स को क्या बोलते हैं? RBC यानी लाल रक्तकण भी बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट जो होता है इसको प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाणु बोलते हैं, और ल्यूकोसाइट जो होता है इसको मोनोसाइट भी बोलते हैं। इसको ल्यूकोसाइट बोल दें या मोनोसाइट बोल दें, किसको बोलेंगे? ये WBC को बोलेंगे। RBC का काम होता है गैसों का, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसों के परिवहन में, एक्सचेंज और शरीर में लाना और शरीर से बाहर करने में सहायक होता है। तो एरिथ्रोसाइट्स होता है ऑक्सीजन के अवशोषण में सहायक होता है। यह एरिथ्रोसाइट्स जो है, RBC जो है, ये हीमोग्लोबिन का बना होता है, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो है ब्लड का रंग लाल भी होता है, ठीक है। और इसका कभी कार्यकाल पूछ दे, जीवन काल पूछ दे, कार्यकाल नहीं जीवन काल पूछ दे RBC का, एरिथ्रोसाइट्स का, ये 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। WBC का मुख्य कार्य जो है वह शरीर में प्रतिरक्षी प्रणाली को बनाने में सहायक होता है। WBC का जीवन काल यदि पूछते तो 1 से 4 दिन का होता है,
मात्र 1 से 4 दिन का। और प्लेटलेट्स इन थ्रोम्बोसाइट का काम यदि पूछ दे आपसे, तो थ्रोम्बोसाइट का काम होता है यह रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 66 पर। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में त्रिबंध होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन 3 प्रकार के क्रियाशील समूह होते हैं। एल्केन जो एकल बंध के लिए, एल्कीन जो द्विबंध बनाते हैं और एल्काइन जो त्रिबंध बनाते हैं। तो जो एल्काइन समूह का होगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो एल्काइन समूह का होगा वो त्रिबंध बनाएगा। तो एल्काइन समूह की पहचान कैसे करेंगे? तो एल्काइन समूह की पहचान हम करेंगे कि इस सूत्र पर जो होगा CN और H2N-2, ये हो गया एल्काइन। एल्केन क्या होता है? तो CnH2n+2। एल्केन, एल्कीन होता है CnH2n और एल्काइन तो मैंने लिख रखा है। इस पर यदि आप बिठाएंगे तो आपको पता चलेगा विकल्प बी सही आ रहा है। जैसे C3, तो N की जगह 3 रख रहे हैं तो C3 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा त्रिबंध बना रहा है C3H4। तो याद रख लीजिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। मैं तीनों के लिए सूत्र लिखने का यहाँ प्रयास करता हूँ। एल्केन, पहले एल्केन होता है, ठीक है, एल्केन। ये क्या होगा? CnH2n और +2, एल्केन हो गया। अब होगा एल्कीन, ठीक है, इसी में आप लोग लिख लीजिएगा एल्कीन। मुझे चूंकि इंग्लिश से ही लिखना पड़ता है इसलिए मैं साफ सुथरा लिख नहीं पाता हूँ। CnH2n, यहाँ +2 -2 कुछ नहीं, ये एल्कीन के लिए मैं लिखा हूँ। और एल्काइन, एल्काइन लिखने का प्रयास करता हूँ, एल्काइन, ठीक है, एल्काइन। ये होता है CN फिर H2n और -2, तो ये हुआ आपका एल्काइन। और इसी एल्काइन के बारे में पूछता था, ये एकल बंध बनाएगा, ये द्विबंध बनाएगा और ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, त्रिबंध बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिबंध बना रहा था विकल्प बी, C3H4 त्रिबंध बना रहा था, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पर। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अंदर का कोशिका माना जाता है? कोशिका के अंदर का कोशिका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका के अंदर का कोशिका जो है क्लोरोप्लास्ट को माना जाता है, ठीक है। कोशिका के अंदर का कोशिका किसको माना जाएगा? कोशिका के अंदर का कोशिका क्लोरोप्लास्ट को माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ध्यान से सुनिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास अपना खुद का DNA, राइबोसोम और थोड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, ठीक है। और इसी क्लोरोप्लास्ट का एक पार्ट होता है क्लोरोफिल, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसको हिंदी में लवक बोलते हैं, ठीक है। 3 प्रकार का होता है। एक जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट होता है, जो रंग के निर्धारण के लिए होता है, फल के लिए, फूल के लिए, पत्ती के लिए, जो विभिन्न रंग देखते हैं आप, स्ट्रॉबेरी लाल है, बैर हरा है, तो जो भी आप विभिन्न फूलों को देखें तो दुनिया में कोई रंग नहीं होगा जिस कलर का फूल ना मिले आपको, आकर्षक रंग। किस कारण से? तो ये क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, वर्णी लवक के कारण होता है। एक होता है क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरित बोलते हैं, ये इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। एक होता है अवर्णी लवक, ठीक है। अवर्णी लवक जो है ये जड़ों में पाया जाता है, जिसके कारण जड़ सफ़ेद होता है। तो उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। प्रकाश की कौन सी प्रकृति उसके व्यतिकरण और विवर्तन से प्रकट होती है? तो प्रकाश की कौन सी प्रकृति उसके व्यतिकरण और विवर्तन से प्रकट होती है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, प्रकाश की तरंग प्रकृति। प्रकाश की तरंग प्रकृति के कारण जो है उसका व्यतिकरण और विवर्तन जो है प्रकट होती है। अब तरंग प्रकृति और व्यतिकरण और विवर्तन को भी थोड़ा सुन लीजिए, पूरा आप लोगों ने ध्यान से सुना है। व्यतिकरण और विवर्तन को यदि नहीं सुनेंगे तो बहुत सारा प्रश्न आगे चलकर आपका छूट सकता है। तो व्यतिकरण और विवर्तन को सुनिए। व्यतिकरण किसको बोलते हैं? जब विभिन्न स्रोत से, यानी अलग अलग स्रोत से 2 प्रकाश स्रोत आपस में आकर के मिलता है और ये 2 प्रकाश तरंगें इस अध्यारोपण, यानी एक दूसरे के पहले अलग अलग आ रहा था, अब दोनों एक साथ एक तरह से चलना शुरू कर दिया, ठीक है। 2 प्रकाश तरंगों को इस अध्यारोपण, 2
प्रकाश तरंगों के एक रूप से अध्यारोपण का मतलब होता है एक जैसा चल रहा है एकदम, उसी के ऊपर से दूसरा चल रहा है, इसी घटना को प्रकाश तरंग का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, अब विवर्तन सुन लीजिए। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी का मतलब होता है जो इस पार से उस पार नहीं हो पाए, जैसे ईंटा आप नहीं देख पाएंगे, दीवार, ये सब अपारदर्शी हो गया। तो यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु है तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारे से मुड़ने की प्रवृत्ति को शो करता है, दिखाता है, दर्शाता है। और बहुत छोटी वस्तु है, अपारदर्शी है तो इसके बगल से मुड़ने की जो घटना होता है ना, यही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। और ये दोनों प्रकाश के तरंग की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो प्रकाश का कौन सी प्रकृति उसके व्यतिकरण और विवर्तन को प्रकट करता है, तो प्रकाश के तरंग की जो प्रकृति है इसी के कारण व्यतिकरण भी होता है और विवर्तन भी होता है। आइए चलते हैं 69, ये करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्न है। हाल ही में किस देश में एक श्रमिक आवास में आग लगने से लगभग 40 भारतीय की मृत्यु हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये आग लगने की घटना कुवैत में सामने में आया है, हाल की ही घटना है। तो याद रखेंगे, कुवैत में जो है एक श्रमिक आवास में आग लगने से 40 भारतीय की मृत्यु हो गई और कई गंभीर रूप से घायल है। और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी एक दिवसीय रैंकिंग में प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वह किसे प्रदान किया गया है। तो प्लेयर ऑफ द ईयर ये विराट कोहली को प्रदान किया गया है। तो ये आप लोग विराट कोहली के फैन भी होंगे उम्मीद करता हूँ, तो याद रखिए और नियमित रूप से बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।